Assalamu alaikum. So I'm going to continue the next part of this important questions. This is the third part, okay? So we have done this one, and now this is the question number 13. It's a very, very important questions, and this is bearing as well as I think cosine rule. Okay, we have to apply the cosine rule. But first of all, we have to read the questions. A, B, and C are points on a horizontal ground. The bearing of B from A, B from A is 72. So this is the 72 degree. And the bearing of C from A, this is the equal to 205. And angle, the side AB equal to 170 and AC equal to 95 degree, right? Calculate BC. So first of all, we have to find the angle CAB, and then angle CAB, then we can apply the cosine rule. When we have two sides with the included angle, then we can apply the cosine rule. So 205 minus 72 degree. So 205 minus 72, 205 minus 72, that is equal to 133. 133 degree. So angle, this one is only 133. So when we have two sides and included angle, then we can apply the cosine rule. So cosine rule, that is equal to square of BC equal to 95 square A square plus B square, that is 170 minus 2AB, 95 and 170, and multiply cos angle 133. So we can use the calculator, that is 95 square plus 170 square plus 295 minus 2 into 95 into 170 into cos 133, bracket close, and then this is equal to BC square, और ये आपके पास है 59953.547, so 55. Okay, taking a square root, so this is equal to 214. So BC equal to 244. 244.85. So approximate, that is equal to 245. Okay, 245 मीटर. तो ये था कोसाइन रूल, जिसके थ्रू से हमने साइड बी सी फाइंड कर लिया. सो नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. बियरिंग ऑफ ए, फाइंड द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. अब ए की बियरिंग हमें मालूम करनी है सी से. तो बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, तो आप यहाँ पर एक नॉर्थ लाइन ड्रॉ करें. इसको मैं इरेज कर दूं सबको. ये मैंने इसको इरेज कर दिया, और उसके बाद जो है
ये मैंने नॉर्थ लाइन ड्रॉ कर दिया सी पे, बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, और ये हमारे पास ये एंगल हमें चाहिए। तो ये आपके पास 205 था। आप ये एंगल निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 360। तो 360 में से आप माइनस कर दें 205। सो 360 माइनस 205 दैट इज इक्वल टू 155। तो ये वाला एंगल जो आपके पास आ गया 155 डिग्री। और आपको मालूम है कि इफ वी हैव अ पैरेलल साइड पैरेलल लाइंस और उसके इंटरनल एंगल का सम जो है, इंटरनल एंगल को ऐड करें दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से जब हम माइनस करेंगे 155, सो 5 माइनस करेंगे 2, तो 25 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 25 डिग्री। सो वी कैन राइट bearing of A from C that is equal to 0 to 5 degree. 0 to 5 degree bearing of A from C that is equal to 0 to 5 degree. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने कोसाइन रूल और बेयरिंग यूज किया। अच्छा, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि आप इसको सिर्फ से प्रैक्टिस कर लें। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये सिंपल आपके पास है कि इन दोनों के रिस्पेक्ट से आप इसको अगर डी भी मालूम करना है तो यू कैन अप्लाई दी कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। और अगर आपने ये मालूम करना है कौन सा है इसका जो है, अगर मैं इसको चेक करूं, नेक्स्ट पार्ट जो है कैलकुलेट दी एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी का मतलब है यू हैव टू फाइंड दिस वन बी सी डी, ये एंगल मालूम करना है। तो जब आप ये साइड मालूम करोगे तो इसके रिस्पेक्ट से ये एंगल और इसके रिस्पेक्ट से ये एंगल साइन रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर बी सी डी यू हैव टू यूज द साइन रूल, और इसके लिए आपने को साइन यूज करना है। तो थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए आप कोसाइन अप्लाई करेंगे और इसके लिए जो है आप साइन रूल अप्लाई करेंगे, कोसाइन और ये साइन, राइट। क्योंकि अभी प्रीवियस हम इसको देख चुके हैं तो एक जैसे क्वेश्चंस को मैं अवॉइड कर रहा हूँ और टाइम शॉर्ट होने की वजह से। अच्छा जी, अब आ जाए आप ये करते हैं। दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन फाइंड करना है हमें। देखते हैं कि क्या मार्क क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। जी, कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। तो ये कर्व सरफेस एरिया जो है आपके पास, ये कर्व सरफेस एरिया है दैट इज पाई आर एल, और ये जो बेस एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है इस पूरे का दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, दिस इज दी वॉल्यूम। और इसकी हाइट जो है वो 9.5 है। सो आई एम रिव्यू ऑल माई ड्राइंग्स, और इसके बाद ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो है ये बेसिकली इसकी हाइट है जो कि 9.5 है। तो आपसे कहा जा रहा है शो दैट द रेडियस ऑफ द कोन इज 3.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमें ये रेडियस निकालना है। ये रेडियस जो है वो 3.4 सेंटीमीटर आपको शो करना है। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर कैसे शो करोगे आप? इसके लिए आपको जो है सबसे पहले देखना होगा कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अ कोन हैज़ हाइट 9.5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 115 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करें। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई, आर की जगह आपने आर ही रखना है अभी क्योंकि फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर, और हाइट की जगह आपने रखना है 9.5।
और वॉल्यूम की जगह आपने रखना है 115। 115 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर 9.5। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप नीचे शिफ्ट कर दें, पाई को भी नीचे शिफ्ट कर दें। तो 115 इंटू 3 अपॉन पाई दैट इज इक्वल टू 3.142 और मल्टीप्लाई बाई 9.5। इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू से इसको सॉल्व करें और आर स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो आप फाइंड करें। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। सो आर स्क्वेयर इक्वल टू 115 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3.142 या डायरेक्ट आप पाई की वैल्यू ले लें मल्टीप्लाई बाई 9.5। अगर 9.5 लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 11.55। 11.55 दैट 8 दैट इज इक्वल टू 11.6। और इसका अगर हम रूट ले लेते हैं आंसर का तो वी हैव 3.99 और यू कैन से 3.4। तो R इक्वल टू 3.997 और R इक्वल टू 3.4 शोन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन से इसको हाइट को यूज करते हुए और वॉल्यूम को यूज करते हुए हमने आर स्क्वायर निकाला और आर स्क्वायर के जब हमने रूट ले लिया तो हमारे पास इसकी रेडियस आ गई दैट इज 3.4 और यही हमें शो करना था कि रेडियस इक्वल टू 3.4। अच्छा, उसके बाद और क्या करना है, कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है हमें चाहिए पाई आर एल। सो पाई आर एल, डिलीट ऑल, क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर दिया मैंने। अब हमें कर्व सरफेस एरिया यानी ये जो सरफेस है इसकी एरिया हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हाइट तो हमारे पास मौजूद है और रेडियस भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास है, ये मैंने कौन बना दिए, रेडियस 3.4 है और हाइट 9.5 है और हमें जो है वो एल निकालना है दैट इज स्लांट हाइट। तो एल के लिए ये फॉर्मूला आपको पता है कि एल कैसे निकालते हैं। एल निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें। इसको ज़रा मैं इरेज कर दूँ, इरेजर लेके इसको इरेज करते हैं और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो एल स्क्वेयर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर, ये एच स्क्वेयर है बेसिकली, एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर दैट इज 9.5 का स्क्वेयर और रेडियस बेस स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 3.4 स्क्वेयर। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, ये मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया। सो एल स्क्वेयर इक्वल टू 9.5 का स्क्वेयर, 9.5 स्क्वेयर और प्लस 3.4 स्क्वेयर। सो दिस इज इक्वल टू 101.81, 101.81। इसका रूट ले लें, रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 10.09 और L इक्वल टू 10.09 को हम 1 ले सकते हैं। तो व्हेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और देन वी विल गेट L इक्वल टू 10.1। So for curve surface area, curve surface area equal to pi r l. So pi 3.142, r is 3.4 and l equal to 9.5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3.142 मल्टीप्लाई बाई 3.4 मल्टीप्लाई बाई 9.5। सो
height is 9.5, so we will get 101.486. So curved surface area equal to 101.486. So we can write 108.5 or approximate 102. So this is the curved surface area of a cone. ओके, तो कर्व सरफेस वॉल्यूम ऑफ अ कोन हमें दिया जाता है, और कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का फॉर्मूला नॉर्मली अगर आता है तो गिवन होता है, पाई आर एल भी आपको दिया जाएगा। लेकिन सारे फॉर्मूले गिवन नहीं होंगे, फॉर्मूले शीट्स के अंदर देख लीजिएगा, अगर ये सारे फॉर्मूले मौजूद हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू लर्न कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, और 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, we have a solid that is combinations of cone as well as hemisphere. ठीक है, क्या कह रहे हैं? डायग्राम shows solid formed by joining a cone to a hemisphere. Diameter of a cone is 14 and the diameter of hemisphere is 14 centimeter. कोन एंड डायमीटर का जो आपके पास है, कोन और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है दैट इज द सेम, दैट इज 14 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 24 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। सो कीप इट इन योर माइंड, वी हैव radius and height of hemisphere or sphere that will be equal. ठीक है, अगर हमारे पास कोई हेमिस्फीयर है तो जो उसका रेडियस होगा वही उसकी हाइट होगी। तो हाइट को भी हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, h इक्वल टू आर, और रेडियस तो आर है ही मौजूद, राइट। सो अगर इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज इक्वल 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 7। तो एक रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। रेडियस बल्कि इसमें स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूं, सिंपल। एक रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन आर सी, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू 7, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर, दैट इज इक्वल टू अगेन 7। ठीक है, और इसे अपने माइंड में रखिएगा कि हेमीस्फीयर का रेडियस और उसकी डेप्थ यानी जो हाइट है वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यस, हम अगर कोई स्फीयर भी ले लेते हैं लाइक अ फुटबॉल, उसके सेंटर पे आप इमेजिन करें, सेंटर से ऑल डिस्टेंस अप डाउन लेफ्ट राइट क्रॉस, ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल। दैट इज वाई इसके फॉर्मूले में हाइट नहीं आता बल्कि आर क्यूब आता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हाइट की जगह जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आर, दैट इज वाई पाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम है आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4/3, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो है, यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू हाइट। तो जब ये 7 हमने हाइट मालूम कर लिया, रेडियस 7, सो अगर मैं ये 7 जो है इसमें से माइनस कर दूं तो आपके पास 24 माइनस 7, ये आपके पास हाइट ऑफ दी कोन आ जाएगी यहाँ तक के। तो 24 माइनस 7 इक्वल टू 17। तो इसकी जो हाइट हो गई वो 17 हो गई, और इसकी हाइट जो है वो 7 हो गई। अच्छा, अब आपने क्या मालूम करना है? कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 प्लस 1/3 इंटू 3.142142,
3.142 और इसके साथ साथ आर स्क्वायर डेट इज आर 7 है 7 स्क्वायर, ठीक है, और इनटू हाइट, हाइट जो है वो आपके पास है 17। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो है दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई 17। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो आ रहा है 872 आ रहा है। तो दैट इज इक्वल टू 8, या यहाँ लिख लेते हैं 872.43। अब आ जाए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, दैट इज 2/3 3.142 एंड आर क्यूब, आर इसका जो है वो 7 है, तो 7 क्यूब। सो 2/3, 2/3 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 7 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 7 एंड दैट इज 3 पावर क्यूब, दैट इज 718। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, इसको मैंने कट कर दूं, ये निकाल लिख लिया मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ कोन, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो भी आपके पास आ गया, दैट इज इक्वल टू 718.47। अब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दें तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हमें मिल जाएगा। तो प्लस कर देते हैं इसी वैल्यू में 872, तो 872.43, तो 1590। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 872.43 प्लस 718.47 इक्वल टू 1590.9। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दिस टाइप इज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हेमीस्फीयर की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि हाइट एंड रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर और स्फीयर विल बी ऑलवेज इक्वल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का क्वेश्चन भी अक्सर पेपर 2 में आता है, और इसे भी आपने नोट करना है, इसको कोई मुश्किल सवाल नहीं है ये भी। इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू फाइंड दी अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन एंड परसेंटाइल। देखते हैं इसमें क्या पूछा है। अपर क्वार्टाइल मींस अपर क्वार्टाइल यू q that is equal to 3/4 of maximum frequency, that is 120. Lower quartile, that is equal to 1/4 of 120, and median equal to 1/2 half of 120। तो ये आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई बाई 120, 4 3 12, 90 आ गया ये। सो ये आपके पास 100 और 80 और 20 के इसमें ये 90। सो आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है इस पे ये, और यहाँ से इस पे हम जब नीचे लाइन आएंगे तो ये आपके पास आ रहा है 51 502.2, 502 503 504 है। सो दिस विल बी इक्वल टू अपर क्वार्टाइल जो है जिसे हम Q3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये Q3 की वैल्यू है 502.2, ये 502.2 है। Q3 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, Q3 से। ये अपर क्वार्टाइल है, 90 पे आ रहा है, और इसकी वैल्यू आ रही है 502.2। नाउ 1/4 ऑफ दिस वन
तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके 14 मल्टीप्लाई बाय 120 करूँ तो अगेन 4 3 ज़ा 12, 30 1 ज़ा 30। अब आप 30 पे इस पे ये लाइन ड्रॉ करें, ये 30 पे आ गया और इसकी एक्यूरेसी आनी चाहिए। तो ये आपके पास है 500 Q1, दैट इज इक्वल टू 501 500.4 क्योंकि वन स्मॉल बैग बॉक्स इक्वल टू वन स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 0.2। तो 504 आ गया और इसे हम Q1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मीडियन जो है दैट इज हाफ ऑफ 120, तो दैट इज हाफ ऑफ 120 1/60, 120 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा दैट इज इक्वल टू 60। तो ये 60 से आप इस लाइन को ड्रॉ करें और इसके जो वैल्यू आएगी आपके पास दैट इज एग्जैक्ट 501। तो ये आपके पास से हम रिप्रेजेंट करते हैं Q2 से, मीडियन इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू 501 एग्जैक्टली। तो मीडियन दैट इज इक्वल टू Q2 501 कैसे आया? आप लिख सकते हैं मीडियन इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 120। तो ये आ गया 60। तो 60 पे आपने लाइन ड्रॉ करना है और मीडियन, और वहां से एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी Q2। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे जो अपर बाउंड की वैल्यू आएगी दैट विल बी Q3। और सिमिलरली एक्स एक्सिस से जो हम लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू गेट करेंगे दैट विल बी Q1। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। सो इसीलिए हमने पहले Q3 और Q1 दोनों मालूम कर लिया था। तो दैट इज इक्वल टू 502.2 माइनस 500.4। तो इसको सॉल्व करते हैं। 502.2 माइनस 500.4, so this is equal to 1.8। so 1.8 is interquartile range IQR। ठीक है, तो इसमें आपने अगर कोई परसेंटाइल गिवन नहीं है लेकिन आपको अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए यू हैव टू टेक 3/4 या आप 75% ले सकते हैं। 75% मीन्स 3/4 ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज 120। लोअर क्वार्टाइल के लिए 1/4 और 25% ऑफ 120, 1/4 ऑफ 120, राइट। तो दैट इज इक्वल टू 30 और 30 पे Q1 आ रही है दैट इज 500.4। मीडियन मीन्स एग्जैक्ट 50%, दैट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 120। तो 50% ऑफ 120 यानी 60। तो 60 जो है मीडियन को हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा समटाइम हमसे पूछा जाता है परसेंटाइल। परसेंटाइल मीन्स एनी गिवन परसेंटेज, 13% हो, 95% हो, 78% हो, अदर देन ये जो कॉमन वैल्यूज है 25 75 50% के अलावा जो भी वैल्यूज होंगी दैट विल बी परसेंटाइल। तो वो निकालने के बाद वैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे अभी आपने अपर क्वार्टाइल के लिए ड्रॉ किया है, लोअर क्वार्टाइल के लिए ड्रॉ किया है और मीडियन के लिए ड्रॉ किया। तो परसेंटाइल के लिए भी ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी इस केस में हमसे परसेंटाइल नहीं पूछा है। ठीक है, अब आ जाइए आपके पास ये कुछ सीक्वेंस का क्वेश्चन लग रहा है। तो सीक्वेंस एंड जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई एम गोइंग टू इरेज ऑल माय ड्राइंग। सो अब ये देखिए ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहे हैं, द सीक्वेंस ऑफ द डायग्राम शोज द पैटर्न मेड फ्रॉम सम ब्लॉक some black beads and some white beads. Each diagram has 2 rows more than the previous diagram. Each diagram has 2 rows more. 2 rows जो है वो ज़्यादा है प्रीवियस डायग्राम से। तो इस रिस्पेक्ट से जो है हम इसको थोड़ा सा आगे ये करते हैं। क्या आ रहा है आपके पास? सबसे पहले जो है हम देखते हैं
टोटल नंबर ऑफ बीट्स। टोटल नंबर ऑफ बीट्स फर्स्ट में 9 है, दूसरे में 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है। तो दिस इज द स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आपके पास आ जाएगा 49। नंबर ऑफ वाइट बीट्स, पहले में आपके पास है 7, 10, 13। तीन तीन का डिफरेंस अगर आप चेक करें तो 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19। यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें नंबर ऑफ ब्लैक बीट्स, तो 2, 6, 12 एंड 20। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9 में से 7 माइनस करें, 9 - 7, तो दैट इज इक्वल टू 10, 16 - 10 = 6। एंड इसी तरह से 12 और 16, तो 49 माइनस करें इसे भी, 9 - 9 0, 4 में से 1 माइनस किया 3, दिस इज इक्वल टू 30। तो ये आपके पास एक नंबर का सिर्फ आपने फिफ्थ जो है आपके पास डायग्राम, फिफ्थ के लिए आपने वैल्यूज आपने पुट कर ली। अब आपसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वाइड डायग्राम की nth टर्म की वैल्यू निकालें। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ वाइड बीट्स। वाइड बीट्स आपके पास ये वाली हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो 7, 10, 13 कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास डिफरेंस जो है वो आपके पास है 3। और फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है। अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि Tn = 1/2 n-1 × d। और अगर आप चाहें तो जो मैं एक शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं हम वो भी कर सकते हैं कि हम जीरो टर्म मालूम कर लें, यानी इससे पहले वाला टर्म मालूम कर लें तो भी हम उसको निकाल सकते हैं। बहरहाल हम इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। Tn = 1/2 और n-1 a प्लस n-1 दो, ये मैं थोड़ा सा a + n-1 d। तो 1 जो है आपके पास है, इसको इरेज कर देते हैं। जरा बस गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसको भी यहाँ से हटाते हैं और दोबारा लिखते हैं a + n-1d। a + n-1, तो a हमारे पास 7 है और प्लस n जो है n रहेगा -1 और d जो है वो 3 है। अब 3 से आप इनको मल्टीप्लाई करें, 7 + 3n-3, तो 3n + 4। तो ये आपके पास Tn का फॉर्मूला आ गया। तो Tn = मैं यहाँ लिख लेता हूँ, Tn दैट इज इक्वल टू 3n + 4। और इसके लिए जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शायद यही है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स। तो ये आप देख रहे हैं कि दिस इज द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ n² लिख कर बैठ जाएं, बल्कि आपने इसको थोड़ा सा सोच के लिखना है कि जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं वो क्या है। ठीक है, तो 9 फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो 9 है। अगर नॉर्मल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हम n² लिखते हैं। लेकिन अभी हमें चाहिए, जब हम 1 पुट करें n की जगह, तो हमें 3 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे n प्लस अगर हम 2 कर दें, n + 2 कर देते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर 1 रखते हैं, 1 + 2, 3, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा n + 2 का होल स्क्वायर। 2 रखेंगे, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, दैट इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला हो गया Tn = n + 1।
अब कह रहे कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एन, फाइंड द ब्लैक बिट्स डायग्राम एन। अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों को माइनस करने पे 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर भी हम यही वर्किंग करेंगे कि जो आपके पास n स्माइल प्लस 2 होल स्क्वायर है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। सो क्या बनेगा ये n प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करें, n स्क्वायर प्लस 2 2 4n। आइडेंटिटी से ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो n स्क्वायर 2ab, 2 2 4, 4n, और प्लस 2 का b का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 3n और प्लस 4 एज इट इज। अब ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 4n माइनस 3n n हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो रिक्वायर्ड टर्म जो होगा n स्क्वायर, और उसके बाद ये 4 में से 3 माइनस करेंगे n, और 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो ये आपके पास जो है जब n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या आना चाहिए n प्लस 2 होल स्क्वायर और -3n। और ये गलती हो गई ना, ये देखें यहाँ पर ये बेसिकली ब्रैकेट लगाना चाहिए ये, ताकि ये भी माइनस होगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए जब हमारा ये आंसर सही आएगा। अब अगर हम यहाँ रखेंगे तो 4 माइनस 3 तो n आ जाएगा, 4 माइनस 4 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और ये भी क्या रहा आपके पास 4n प्लस ये प्लस n। तो अब आप 1 रखें, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। तो अब ये बिल्कुल एक सही फॉर्मूला है n स्क्वायर प्लस n। तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस का नंबर केयरफुली ऑब्जर्व करके उसका कॉमन डिफरेंस निकाल के स्क्वायर नंबर क्यूबिक नंबर पे फोकस करके हम इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। और मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताया कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक सीक्वेंस हो तो सेकंड डिफरेंस जो है उसके थ्रू से हम इसका फॉर्मूला जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड डिफरेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ था, दैट इज इक्वल टू टी एन इक्वल, लंबा फॉर्मूला है, ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस सी अपॉन 2 एन माइनस 1 एन एन माइनस 2। इस फॉर्मूले से आप एक नॉन लीनियर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का जो है वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप इसके लिए। तो बहरहाल अभी यहाँ पर जो है वो दोनों के डिफरेंस से हम आंसर निकाल पा रहे हैं, तो हम अब यही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है जिसकी पावर हाईएस्ट 2 है तो हम इसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जब भी हम अ, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इस बात को माइंड में रखना चाहिए कि इफ़ वी हैव अनइक्वल इंटरवल देन वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंस 10 to 30, 30 to 40, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है दिस इज अनइक्वल इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है एफ डी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो अगर इसके रिस्पेक्ट से देखिए हिस्टोग्राम ड्रॉ हुआ है तो 10 से लेके 30 तक जो है, 10 से लेके 30 तक इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो 2 है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 है, क्लास विथ 10 में से आप 30 में से 10 माइनस करेंगे 20,
और ये एफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अब इसे, तो 22 × 40 इक्वल टू एफ या के। तो किसकी जगह आप एफ की जगह के रख सकते हैं, तो के इक्वल टू 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ के हो गया। अब उसके बाद आपको कह रहे हैं कि कंप्लीट द हिस्टोग्राम। तो इस हिस्टोग्राम को हमने कंप्लीट करना है, तो इसके लिए हम जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फॉर इससे, ये तो आपके पास बना हुआ है, इस पे अप्लाई करते हैं। तो एफ डी इक्वल टू एफ ओवर सी डब्ल्यू। सी डब्ल्यू मीन्स क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम इसकी फाइंड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 30 है और क्लास विड्थ 50 - 40, 50 - 40 माइनस करें 10, तो दिस इज इक्वल टू 3। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी जो है 3 हो गई। अब अगर आप इस रेंज में 40 से लेके 50 तक के चेक करेंगे और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है, तो ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सो अगेन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 30 और क्लास विड्थ जो है 80 - 50, दैट इज इक्वल टू 30। 80 - 50 दैट इज इक्वल टू 30, और 30 डिवाइडेड बाई 30 1। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है और रेंज जो है 50 से लेके 80 तक है, और ये सिर्फ 1 है डेंसिटी, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के थ्रू से हमने अपना हिस्टोग्राम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर 2 में और पेपर 1 में दोनों ही है, कहीं पे कभी पेपर 1 में पूछा जाता है और पेपर 2 में भी पूछ लिया जाता है। सो ज़्यादातर पेपर 1 में आता है, लेकिन सम टाइम हमने देखा है इसको कि ये पेपर 2 में भी मौजूद है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये भी नॉर्मली तो से पेपर 1 का था, लेकिन जब 2025 से जब पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसके क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है कि पेपर 2 में भी आ जाए। तो इसमें हमने इस चेक करना है कि ये क्या कह रहे हैं आप इसमें, कि आ बैग कंटेन 4 ब्लैक tile and 6 white tiles. A tile is chosen at random from the bag uh, and then replaced. तो इसमें हमने रिप्लेस वाला है, रिप्लेस वाले का तो इससे बहुत ही आसान होता है कि अगर 4 अपॉन ये आपके पास टोटल्स 10 है, तो 4 + 6 10, तो ये 4/10, ये 6/10। जब आपने इसको रिप्लेस कर दिया, तो डेफिनेटली अगेन ये 4/10 होगा। और अ सेकेंड टाइल इज चोजन एट रैंडम, तो डेफ इसमें जो है कोई रिप्लेसमेंट में हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने चूज कर लिया था यहाँ पे, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसमें कोई और क्वेश्चन भी अगर ऐड कर सकते हैं तो हम इसको ऐड करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/10 और 6/10, क्योंकि रिप्लेस्ड है, रिप्लेसमेंट है। तो अब इसमें वर्क दी बोथ प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट। तो वाइट वाइट आपको कहाँ मिलेगा, दिस इज द वाइट। तो ये वाइट वाइट आपको यहाँ मिलेगा। तो इन जो 6 6 36, 36/100, 36/100, और इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। ठीक है, तो ये बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन था। मैं इसको चेक करता हूँ कि कोई और क्वेश्चन अगर हमारे पास इसका मौजूद है, तो हम वो भी करते हैं इसको। इसके लिए आपको ज़रा सा वेट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको मैं चेक करता हूँ ज़रा सा, कोई मुझे और सवाल भी मिल जाए। सो तो इसको जो है अ, हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें इसको। कोई और क्वेश्चंस हमारे पास
बस वेट 1 मिनट। मैंने इस पे एक क्वेश्चन और किया था, और उसको मैं चेक कर रहा हूँ, अगर वो मिल जाए तो वो हमारे लिए जो है अ, इसको करते हैं, ये वर्ड फाइल है, इसको चेक करते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट वेट करें, ताकि विदाउट रिप्लेसमेंट का एक सवाल जो है मैं चाह रहा हूँ कि वो हम सॉल्व कर लें इसमें। इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने चेंज किया था, लेकिन इस वाले जो मैंने अभी पीडीएफ फाइल खोली है उसमें वो चेंजेस नहीं आ सकी हैं, वो प्रीवियस वाला आ गया। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर ये आ जाता है तो ये देखें, ये हमारे पास है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसको जो है मैं चेक करता हूँ 1 मिनट। तो ये आपके पास, इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ, और इसकी थोड़ा सा जो है ये 100% कर देते हैं, ताकि ये क्लियर दिखे। जी। सो आप इसे देख सकते हैं कि Anna has a bag contain 10 beads. There are 4 red beads and the rest are blue. तो ब्लू जो है आपके पास वो 6 हो जाएगा, ज़ाहिर है 4 ये है, तो रेड इक्वल टू 4 एंड ब्लू इक्वल टू 6, टोटल नंबर ऑफ जो है दैट इज इक्वल टू 10। तो 4 ये 6/10 हो गया ये। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि देर आर 4 रेड बेड्स आर रेस्ट आर ब्लू, एना टेक्स 2 बीट्स फ्रॉम द बैग रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में जब ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में विदाउट रिप्लेसमेंट के ही आते हैं, लेकिन समटाइम रिप्लेसमेंट का भी आ जाता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आप देख सकते हैं कि अब हम हमारी जो है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जो है दैट विल बी चेंज। तो अगर हम एक रेड बिट अगर हमने निकाल लिया पहले से और उसके बाद उसे रिप्लेस नहीं करेंगे, तो रेड विल बी 3 और ब्लू में कोई चेंजेस नहीं आए, बट टोटल इज चेंज। तो नाउ अगर हम सेकंड आपके पास बीट निकालते हैं तो डेट विल बी 3/9, ठीक है। लेकिन हमारे ब्लू में कोई चेंजेस नहीं आई थी, तो दिस विल बी इक्वल टू 6/9। जब ब्लू के लिए होगा तो दोबारा से इसको रिसेट करें। रेड पहले 4 था, ब्लू आपके पास 6 था, टोटल आपके पास 10 था। तो अगर आपने एक ब्लू बिट्स निकाल ली तो ब्लू विल बी 5 एंड टोटल विल बी चेंज दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9। और रेड लेकिन 4 के 4 है। तो अब अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालेंगे तो 4/टोटल दैट इज 4/9, और इसको अगर आप चेक करेंगे तो दिस इज 5/9। तो अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर टेक्स 2 रेड बिट्स। तो टोटल आपने सबसे पहले इस तरह डाटा बना लेंगे तो मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगी। रेड के लिए आप अलग से लिखेंगे, फॉर रेड ये आपके पास रेड है, और फॉर ब्लू ये इसके लिए अलग अलग अगर आप इसकी वर्किंग करेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी, ताकि मिस्टेक्स नहीं होंगी। ये यहाँ से ये वाली प्रोबेबिलिटी जो ये आपके रेड के रिस्पेक्ट से, और नीचे वाली जो ब्लू के रिस्पेक्ट से। सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एना टेक्स 2 रेड बिट। तो 2 रेड का मतलब है ये रेड रेड, तो रेड 4/10 मल्टीप्लाई बाई 3/9। सो 4 3 12, 12/90। और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 6/45, और फिर 3 से करेंगे तो 15, 2/15 इसका आंसर आई है। ओके, सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एना टेक्स 2 रेड बिट्स हो गए, और बस इसके पास यही क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हमारे पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में ख़त्म हो गया, लेकिन मैं वापस से पीडीएफ में जाता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसको मैं यहाँ पे एक सवाल मेरे पास और है, ये ये क्वेश्चन था, लेकिन
इसके अलावा भी मैंने इसको कुछ वैल्यूज ऐड की थी, तो मैं इस वर्ड प्रॉब्लम्स पे आता हूँ और यहाँ पर जो है इसमें देखता हूँ, यहाँ पर मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस रखे थे मैंने, इसको मैंने चेंज कर दिया था क्वेश्चन नंबर 6 पर आई थिंक के, तो मैंने चेंजेस की थी। तो यही वाली वर्कशीट जो है अभी मैं आपको अपलोड करूँगा, ताकि आप जो है इसके रिस्पेक्ट से इसकी वर्किंग करें। तो ये 6, ये है 5 पे ये मौजूद है, ये 5 पे 3 क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। सो अरेंज करें इसे, पहले सारे इसको डिलीट करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम अपने लेक्चर्स को एंड करेंगे। सो सबसे पहले जो आपके पास है कि एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है इसको जो है कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम में दोनों डिफरेंट नंबर्स अगर हैं तो आपने दोनों को ब्रैकेट में लिख देना है। और सबसे आसान तरीका होता है कि 5 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दें, 5 मल्टीप्लाई बाई 4x-3, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दें, 2x+1। नीचे वाले नंबर को आपने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने दें। ये फैक्टर्स की फॉर्म में पहले से मौजूद है, आप इसी फॉर्म में रखेंगे। ऊपर वाले नंबर को सिंप्लीफाई करें, 5 4 ज़ा 20x, -5 3 ज़ा 15, -4x, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। सो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 20x-4x 16x, -15 -2 -17, तो 16x-17 अपॉन 2x+1 एंड 4x-3। अच्छा, इसी तरह से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, x+3 एंड x-2, इसको भी आपने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिखना है, दिस इज नॉट अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्रॉस में बेसिकली 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x-2 से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे +5 मल्टीप्लाई बाय x+3, तो 5 मल्टीप्लाई बाई x+3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन डिनोमिनेटर आपने नहीं एक्सपेंड करना है, इसको आप इसी फॉर्म में रहने दें, और इसको जो है 2x-4, 2x-2 2 ज़ा 4, +5x, +5 3 ज़ा 15, सो 2x + 5x = 7x, और 4 - 15 + 11 अपॉन x+3 एंड x-2। ये आपका इसका आंसर हो गया। सो लास्ट पार्ट, 2k² - 5k, मिडिल टर्म ब्रेक करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, सो 2k² -6k, 6 1 ज़ा 6, और 6 में से 1 आप माइनस करेंगे तो डेट विल बी -5। ठीक है, तो 6 में से 1 माइनस करें, -5, ये -3, और ये नीचे वाले को डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है, a² - b², दैट इज इक्वल टू a + b एंड a - b। तो यहाँ पर k is +3 एंड k-3, तो k² और -9 को हमने 3² लिख लिया, और इस तरीके से k+3 और k-3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आप ऊपर वाले न्यूमरेटर से कॉमन लें, क्या कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे हम यहाँ पर 2k, तो k-3, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, +1 k-3, और नीचे वाले नंबर को आप अगेन एज इट इज कॉपी करें,
k-3। ठीक है, अगले स्टेप में मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। इसको मैं यहाँ से लेता हूँ। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्पेस दे के इसको इरेज कर दूँ तो मुझे जगह मिल जाएगी। और जी, तो अब ये k-3 कॉमन ले लें एंड 2k+1, और ये k+3 एंड k-3। तो k-3 से k-3 कैंसिल हो गया, तो 2k+1/k+3। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन वीडियोस हैं कुछ डिस्टेंसेस के। ये थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे, तकरीबन 1 आवर्स हो गए, 56 मिनट्स की वीडियो है। तो यकीनन अगर आपने 2-3 घंटे लगाकर इस वीडियोस को अच्छी तरह से कर लिए हैं, तो यकीनन आपका जो पेपर 2 है डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज होती है, लेकिन ऑलमोस्ट यही सब चीज़ें मौजूद होती हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।